तो साथियों सरस्वती शिशु मंदिर के क्लास 11th के रसायन का जो पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, बिल्कुल हो गया है। और एक्सीलेंस स्कूल मींस गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल का पेपर होना अभी बाकी है। सरस्वती शिशु मंदिर का पेपर हो गया। तो भाई आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है और केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था, कैसा हुआ है ना, तो वो सब आप एक्सीलेंस वाले गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं तो आप इनको देख लीजिए, या कोई अन्य स्कूल वाले हैं जिनका पेपर नहीं हुआ तो उनको देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और सरस्वती शिशु मंदिर वाले जो है ना अपना पेपर जो है ना मिला लें, कितना अच्छा गया है, कितना खराब गया है, क्या आपने मिस्टेक की है, कितने ऑब्जेक्ट आपके गलत हुए, कितने सही हुए, इनको एक बार जल्दी से जांच लें, मिला लें। तो आइए दोस्तों जानते हैं, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो प्यारे साथियों, इसका मैं पहला क्वेश्चन, देखो आपको पता है 70 नंबर का पेपर आता है तो कोई बात ही नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प आए थे और सही विकल्प में पहला आया था पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है। तो भाई सब जानते हो पदार्थ की मात्रक का मात्रक क्या होता है, मोल होता है ठीक है। अब दूसरा था भाई प्लांक स्थिरांक का मान क्या है। भाई प्लांक स्थिरांक का मान आपसे पूछा था तो सब जानते हैं 6.626 है ना, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6.67 इंटू 10⁻34। तो ये इसका सही आंसर था, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे प्यारे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम होगी। तो अगर हम बात करें अधिकतम त्रिज्या की, तो हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या जो है ना वो क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर हम देखें तो ये जो मैग्नीशियम है वो तीसरे वर्ग में है, एल्यूमिनियम दूसरे वर्ग में है ना। तो एल्यूमिनियम से तो एल्यूमिनियम हट जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम तो दूसरे वर्ग में है ना। और मैग्नीशियम Mg और Mg2+ में अगर बात करें तो Mg2+ से बड़ा क्या है, Mg है, क्योंकि हमें पता है कि जो मूल परमाणु की त्रिज्या है वो धनायन की त्रिज्या से ज्यादा होती है। तो मैग्नीशियम की त्रिज्या यहाँ पे साथियों सही आंसर था हमारा, ठीक है। मैग्नीशियम की त्रिज्या था बिल्कुल 100% हमारा सही आंसर था, ठीक है। निम्न में से किस यौगिक में संकृत कक्षा का उपयोग हुआ है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है BeH2। जो BeH2 है इसमें संकृत कक्षक का उपयोग हुआ है। आगे हमसे बोला है बेटा बम कैलोरीमीटर से मापन किसका किया जाता है। तो बम कैलोरीमीटर है, इससे मेरे प्यारे साथियों Q जो है ना P का मापन किया जाता है, ठीक है। वैसे तो आपका QB का मापन किया जाता था बट QB इसमें है ही नहीं, तो यहाँ से QP इसका सही आंसर है। QR यहाँ पर ये तीनों आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ दिया था RCONH2। तो बिल्कुल आपको कई बार बताया गया है RCONH2 बेटा क्या है, एमाइड होता है। क्या होता है, एमाइड। तो ये एमाइड इसका जो था वो सही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था प्यारे साथियों। रिक्त स्थानों की पूर्ति में ये दिया था, उसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी थी। तो पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को बेटा क्या करना है, जोड़ लेना है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा, 0.8204 मैंने ये जोड़ा है, ठीक है, ये आया। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं बेटा, 4 हैं, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप सबको पता है बेटा चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो चैडविक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद आपको अगली रिएक्शन में, इस रिएक्शन को आपको क्या करना था बेटा, पूर्ण करना था। ये रिएक्शन थी, इसको पूर्ण करना था। तो यहाँ बैलेंस करके भी दिया है ना। तो आपको पता है बेटा Na पर प्लस होता है, O पर क्या होता है 2-। तो जो Na और O है तो ये तो बन जाएगा क्या आपका Na2O। अब बचेगा आपका H2, तो ये H2 हो जाएगा यहाँ से बाहर। तो ये इसका बन जाता है, पूर्ण रिएक्शन हो जाती है। अगला बोला है ऐसे अतिव्यापन से कौन सा। तो ये सब जानते हो सिग्मा बंध बनता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद था एक पदार्थ में 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र याद करना है। तो वो लॉन्ग मेथड से, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, लॉन्ग मेथड है ना। कार्बन कितना है 80%, ठीक है, बट कार्बन कितना है 80%। तो 80 में हमें किससे भाग लगाना था बेटा, कार्बन का भार कितना होता है 12, तो 12 से भाग लगाते हैं ना। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, तो ये 6.6 कुछ आ जाता है ना। फिर हाइड्रोजन कितना है 20% है ना। तो 20 में किससे भाग लगाते बेटा, 1 से लगाते, तो ये 20 ही आता, ठीक है। तो ओवरऑल इसको अगर पूरा हम सॉल्व करते तो ये आपका आता C2H6 या फिर देखो मैं मोस्टली बता रहा हूँ, ये इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका CH3 भी इसका आंसर आता, CH3 भी आता है ना। अब 2 से गुणा करते तो C2H6 हो जाता, 3 से करते तो C3H9, तो ऐसे करके इसके आंसर ये हो जाते, ठीक है। तो जिसने जो लगाया होगा उसका सही हो जाता, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर एक फिर से रिएक्शन दे के रखिए, फिर इसी जिंक से रिएक्शन कराइए। तो बेटा देखो जिंक से रिएक्शन कराइए तो देखो यहाँ पर दिया है ZNO, तो Zn ने O
O से क्रिया की तो ZnO बता, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, O तो चला गया, Zn भी चला गया, क्या बचा बेंजीन के ऊपर H, तो ये बेंजीन के ऊपर जो था H, ये हमारा सही आंसर था, ठीक है। अब हमारे आते हैं सत्ता सत्य, ठीक है। तो सत्ता सत्य में बोला था बेटा नियोन उत्कृष्ट गैस है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। CH4 में sp संकरण है, नहीं, CH4 में बेटा sp3 संकरण है, तो ये असत्य था, ठीक है। अभिक्रिया, ये जो एक अभिक्रिया थी इसमें बोला था, ये अभिक्रिया में बोला था H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो देखो H2S का ऑक्सीकरण, H तो देखो S1 प्लस है, H यहाँ भी 1 प्लस है, H का कुछ नहीं हो रहा, S में देखना पड़ेगा, तो यहाँ S पर 2 माइनस है और यहाँ S पे अगर देखें तो ये 0 है क्योंकि यहाँ स्वतंत्र अवस्था में है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 माइनस है और यहाँ 0 है, अब 2 माइनस का मतलब क्या है, इसने ग्रहण किए, अब ये इस पर 0 कब आएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो जब ऐसे यहाँ से यहाँ आया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, दान, और इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलो फोर्थ वाला है, ठीक है, और फोर्थ वाला है तो ये थोड़ी सी इसमें क्या है बेटा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, तो बट ये क्या था, असत्य था, ठीक है। चलो यहाँ पर ये होना चाहिए था C612 है ना, 298 केल्विन से अधिक कार्बन युक्त एल्केन ठोस होते हैं, बिल्कुल असत्य है, ठीक है। ऊष्मा के अनुप्रयोग से छोटे विखंड बनने की अपघटनीय अभिक्रिया को ताप गठन कहते हैं, बिल्कुल है। ऊष्मा देखो बोला है ना, ऊष्मा मतलब ताप, तो ताप अपघटन है, तो बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है। चलो इसके अलावा प्यारे साथियों हमारा अगला था XeO3 में Xe के ऑक्सीकरण में, बिल्कुल आया था, ये सत्य क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी, और हमारी सही जोड़ियां हैं, और सही जोड़ियों में बेटा हमारी सही जोड़ियां छोटा करेंगे क्योंकि ये 2 पेज में है, ठीक है, शायद है ना 2 पेज में है, तो इनको छोटा करेंगे थोड़ा सा। अब हम आपको दिखाएंगे, देखो यहाँ पर पहले इसमें बोला गया है कि भाई फेरस हाइड्रोक्साइड, तो फेरस हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, FeOH का होल ट्वाइस, तो ये पहला हो जाता, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, FeOH का होल ट्वाइस, ये दूसरा हो जाता, ठीक है। अब चूने का पानी का जो है वो pH वैल्यू कितनी है, वो तो आपकी 10 है, कितनी है 10, तो ये तीसरा हो जाता। मैग्नीशिया का दूध, इसका pH कितना है 10.5, तो ये फोर्थ हो जाता। और मानव रक्त है ना, उसका कितना है 7.4, तो ये 5वां हो जाता, तो ये सही जोड़ियां हो गई, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, और आगे हम बात करेंगे बेटा एक शब्द में आंसर पर, ठीक है, किसमें, एक शब्द में आंसर पर। तो एक शब्द में आंसर में बेटा हमारा पहला था आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तो 2 ही तत्व हैं, ठीक है। NaCl में किस प्रकार का रासायनिक बंध है, तो आपको सबको पता है NaCl में आयनिक बंध है, कौन सा है, आयनिक बंध, क्योंकि Na क्या है धातु और Cl क्या है धातु, ठीक है। जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी का मान क्या होगा, देखो हमें पता है सबसे ज्यादा एंट्रोपी जो है वो गैस की है, उससे कम किसकी है, द्रव की, उससे कम क्या है, ठोस की। तो आपको पता है बर्फ की एंट्रोपी क्या है, बर्फ ठोस है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, लेकिन जैसे ही बर्फ पानी में परिवर्तित हुआ तो एंट्रोपी में क्या हो गई, वृद्धि, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंट्रोपी बढ़ जाएगी या अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब फिर था आपका हैश का नियम, क्या था, हैश का नियम, तो आपको हैश का नियम लिखना था एक लाइन में, है ना, कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान होता है हैश के नियम अनुसार, ठीक है। तो क्या लिखना था, हैश के नियम अनुसार किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान होता है। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल, देखो आपको मेहनत करके वीडियो लेकर आते हैं, तो आपका भी काम बनता है कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करें, है ना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करें, है ना, तो आपका ये अधिकार है भाई, ये बनता है, ठीक है। तो भाई IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम इसका बताना था, तो पहले आप काउंटिंग करते, 1 इधर 2 इधर 3, ये कार्बन, ये चौथा, ये कार्बन, ये 5 कार्बन, कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए बेटा हम क्या लिखते, पेंटेन, क्या लिखते, पेंटेन, ठीक है। अब देखो 2 पे क्या ये पहले कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड लगा है और इधर तीसरे पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप पेंटेन तो लिख देते, एक सेकेंड हम दूसरा अलग से लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिख देते, ठीक है। तो आप ये पेंटेन लिखते, फिर आपका 1 पे क्या लगा है, इन, तो लिख देते 1 इन, फिर 3 पे क्या लगा है, आयन, तो 3, और फिर लिख दे आप क्या, आयन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है, इसका IUPAC नाम था, ठीक है। फिर अब यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और अब ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन में देखो बहुत ही इजी आंसर है, देखो बोला है 0.50 मोल Na2CO3 और
0.50 मोल एम, ये देखो मोल नहीं लिखा है यहाँ एम लिखा है, ठीक है। Na2CO3 में क्या अंतर है, तो बेटा ये मोल में दिया है और देखो ये इस एम का मतलब होता है मोलरता, इस एम का मतलब क्या होता है मोलरता, और इस एम का मतलब क्या है बेटा मोल। ये जो MOL लिखा है इसका मोल है, और ये किसका, ये जो आपका कैपिटल M लिखा है इसका मतलब है मोलरता, ठीक है। तो मतलब आपको इसमें पूछा है इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ Na2CO3 के मोलों की संख्या दी है, Na2CO3 के मोलों की संख्या दी है, और यहाँ पर Na2CO3 की क्या दी है, मोलरता दी है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना था 0.50 मोल, अर्थात यहाँ पर Na2CO3 की मोलों की संख्या दी गई है, बट 0.50 m Na2CO3, अर्थात इसका मतलब ये था कि इसमें Na2CO3 की मोलरता दी है, बस। फिर स्थिर अनुपात का नियम, फिर मेंडलीव का आवर्त नियम लिखना था, ठीक है। फिर आपको देखो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में समझाना था। फिर ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, देखो अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंद, आबंध से आप क्या समझ, आबंध का मतलब बंद ही होता है, आबंध का मतलब क्या होता है, बंद ही होता है, और ध्रुवीय का कुछ मतलब नहीं है, मतलब सहसंयोजी बंध को आपको समझाना था। क्या समझाना था, सहसंयोजी बंध जो है, सहसंयोजक बंध है वो क्या होता है ये समझाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि आबंध कोटि क्या है, भाई इजी क्वेश्चन है, क्या है आबंध कोटि, क्या है आबंध कोटि क्या है, ये समझाना था, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम बोला था, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते हो, ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जानते हो ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये समझाना था, बिल्कुल आप समझा देते। समांगी साम्यावस्था किसे कहते हैं, बिल्कुल ये पढ़ाए हैं, लासातेली के नियम पढ़ाए हैं, ठीक है। आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, उसमें भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी आपको। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, एरोमेटिकरण क्या है, एरोमेटिकरण मतलब ये हकल का नियम है बेटा, क्या है ये, हकल का नियम है, बस दूसरे फॉर्म में दिया है। एरोमेटिकरण किसे कहते हैं बोला ना, मतलब ये हकल का नियम है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है खराश प्रभाव, क्या है बेटा खराश प्रभाव। नाम में थोड़ी दिक्कत होगी, नाम थोड़े अलग टाइप के हैं क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो भाई खराश प्रभाव हमने पढ़ा है ना, एक मार्कोनी का आपका नियम और एक प्रति मार्कोनी का आपका नियम। तो जो खराश प्रभाव है वो प्रति मार्कोनी का आपका ही नियम है, क्योंकि जब हमने खराश प्रभाव पढ़ा था तो उसमें प्रति मार्कोनी का आपका नियम पढ़ा था, तो उसमें हमने एक चीज ये भी लिखी थी कि भाई इसको ही हम खराश प्रभाव कहते हैं, इसको ही प्रति मार्कोनी का आपका नियम। तो खराश प्रभाव मतलब प्रति मार्कोनी का आपका नियम बेटा, ठीक है। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन में, ठीक है। अंतर आ गया, अणु परमाणु में अंतर आ गया, बोर की परमाणु त्रिज्या आ गई, आपबाहु सिद्धांत आ गया, बिल्कुल आपबाहु नियम बताया था, सिग्मा और पाई बंध में अंतर आया कि नहीं, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी, ठीक है। चलो इसके अलावा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखो ये क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जेल्डोल विधि आई थी, कौन सी विधि आई थी, एक जेल्डोल विधि आई थी, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना, बस यही क्वेश्चन आया था थोड़ा अलग। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत हमने बिल्कुल पढ़ा है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत हमने पढ़ा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें।